नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पार्ट सेल एवं बैटरी। तो दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। आइए चलते हैं हमारे इस जर्नी में आगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सेल के बारे में। ठीक है, सेल सेल का मतलब आप समझते हैं, जो आपके दीवार की घड़ी में लगे होते हैं सेल। ठीक है, जो आपके लगे होते हैं हाथ वाली घड़ी में लगे होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल। देखिए, सेल जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, वो अपने अंदर डीसी को स्टोरेज करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? स्टोरेज करके रखते हैं। ठीक है, तो सेल का उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या? सेल। ठीक है, देखिए सेल सेल यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो रहे हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला होता है यहाँ पर हमारा प्राथमिक सेल। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक सेल। दूसरा होता है हमारा द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल, ये सेकेंडरी सेल। देखिए, नाम में ही इनका अर्थ छुपा है, सेकेंडरी सेल। देखिए, प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल जो होते हैं, इनका मतलब ये होता है कि इनको एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा इनका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, प्राथमिक सेल को क्या होते हैं, जिनमें हम एक बार इनका अगर उपयोग कर लिया जाए तो इनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि दीवार घड़ी हो गई, जो हमारे सेल आते हैं छोटे वाले। ठीक है, जो टॉर्च होती है हमारी सेल वाली, जो हाथ घड़ी होती है सेल वाली, वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इनका हम एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में क्या होता है, इसको हम एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः चार्ज करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं। उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल। देखिए किस प्रकार से होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा, देखिए ये प्राथमिक सेल है, इसमें रासायनिक ऊर्जा, इसमें क्या किया हमने, रासायनिक ऊर्जा के तहत इसके अंदर क्या किया हमने, आवेशों को इकट्ठा कर दिया, स्टोर कर दिया। अब इसका हमने उपयोग किया तो इसका आवेश यहाँ पर समाप्त हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, ये दो प्रकार से काम करता है। देखिए ये क्या होते हैं, ये इस प्रकार से, इसमें एक विलयन होता है। ठीक है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर आवेशों का इकट्ठा कर लेता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। रासायनिक ऊर्जा के रूप में फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे घर में जो बैटरी चार्जिंग होती है, ठीक है, इन्वर्टर होता है, उसमें बैटरी लगी होती है, वो द्वितीयक सेल ही होती है। ठीक है, तो पहले तो इसने विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया, फिर रासायनिक ऊर्जा को दोबारा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। ये हमें शुद्ध डीसी प्रदान करते हैं। ये सेल, जो प्राथमिक सेल, सेकेंडरी सेल, जो सेल होते हैं, ये बिल्कुल प्योर डीसी हम लोगों को प्रदान करते हैं। प्योर डीसी, ठीक है, शुद्ध डीसी हम लोगों को प्रदान करते हैं। जहां पे जिस उपकरण को डीसी की आवश्यकता होती है वहां पर ये सेल्स प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे प्राथमिक सेल की बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक सेल में जैसे आपका शुष्क सेल, ठीक है, उदाहरण बता रहा हूं, शुष्क सेल हो गया, लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, ठीक है, डेनियल सेल, डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जिंक क्लोराइड सेट, ZnNO3, ZnCl, सॉरी, ZnCl4 सेल। ठीक है, ये इस प्रकार के सेल जो होते हैं ये हमारे प्राथमिक सेलों की श्रेणी में आते हैं। सेकेंडरी सेल में लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी जो हम घरों में यूज करते हैं, हमारे बैटरी इन्वर्टर वगैरह में। इस प्रकार से क्या होता है, ये प्राथमिक सेल होते हैं, इनको एक बार उपयोग करने के बाद इनको हमें फेंकना ही पड़ता है, किसी काम के नहीं होते। जबकि द्वितीय सेल को हम दोबारा से चार्ज करके उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी वगैरह। ठीक है, तो प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्राथमिक सेल के बारे में। देखिए, प्राथमिक सेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, वोल्टाइक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, लेक्लांसी सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया। ठीक है, इस प्रकार के ये सेल, कई प्रकार के ये सेल होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन इनके बारे में पूछे जाते हैं कि लेक्लांसी सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, धनायन क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ठीक है, कौन सा विलयन इनमें होता है, तो उसके बारे में हम प्राथमिक सेलों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक। अब हम बात करते हैं वोल्टाइक सेल की। ठीक है, इसको वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। तो देखिए, इसकी जो खोज थी, जो हमारे एक वैज्ञानिक थे वोल्टा, उनका नाम था क्या? वोल्टा। उन्होंने लगभग 1800 के समथिंग, 1800 ईस्वी के समथिंग इसकी खोज की थी। उन्होंने ही सबसे पहले यह पाया था
कि विद्युत को रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से हम ईएमएफ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे प्रथम इन्होंने ही ये महारत हासिल की थी, हमारे वैज्ञानिक वोल्टा ने सन 1800 में, कि वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद क्या होता है, जैसे मान लो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या ईएमएफ, क्या होता है उसको ईएमएफ के रूप में प्राप्त करने की महारत सबसे पहले जो की थी वो की थी वोल्टा ने। उन्हीं ने ये सेल बनाया था, वोल्टाइक सेल, सबसे पहला सेल यही बना था। देखिए वोल्टाइक सेल क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, मैं आपको बता देता हूँ। इस वोल्टाइक सेल को बनाने के लिए हमें दो पात्रों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? इन दो पात्रों की यहाँ पर आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है, एक पात्र, देखिए जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। ये अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक पात्र में हम मिलाते हैं किसका विलयन? जिंक सल्फाइड का। किसका? जिंक सल्फेट, ZnSO4। ठीक है, ZnSO4। और एक में मिलाते हैं हम कॉपर सल्फेट का। इसमें घोल काय का है? CuSO4। ठीक है, पहला पात्र हमारा ये हो गया, दूसरा पात्र ये हो गया। जिंक सल्फेट के पात्र में हम जिंक का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। किसका? जिंक का। और कॉपर सल्फेट में कौन सा लगाते हैं? पात्र में जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा होता है? कॉपर का। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का एक हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब देखिए इनको क्या करते हैं, हम आपस में इनको जोड़ते हैं। जब इनको आपस में जोड़ा जाता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जो विद्युत धारा की दिशा को या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे मान ले मैं एक स्विच भी लगा देता हूँ इस प्रकार से, और इसको यहाँ पर आकर के इस प्रकार से इनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, जब इनको जोड़ दिया जाता है, अब इसमें क्या होगा, जब मैं विद्युत धारा यहाँ, ये रासायनिक क्रिया होगी इसके अंदर। ठीक है, जब इसके अंदर देखिए ZnSO4 में जब विद्युत अपघटन की क्रिया होगी तो Zn2 प्लस SO4 2 माइनस या फिर 2E माइनस, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ये मुक्त करेगा। जब यहां पर देखिए Zn2 प्लस तो क्या होगा, इसमें विलयन में घुल जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएंगे, जमा हो गए। अब देखिए इसमें कॉपर सल्फेट में क्या क्रिया होगी, CuSO4 में क्या होगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ भी ये दो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर SO4 माइनस, तो ये जो Cu2 प्लस है ये इस विलयन में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर धन आयन जो होंगे इसमें धन आयन इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? धन आयन इसमें इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखिए जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, जब इलेक्ट्रॉन जमा होंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये हमारा क्या कहलाएगा? एनोड। ठीक है, देखिए एनोड इसमें क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर होगा अपचयन। ठीक है, क्या होगा? अपचयन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सीधे कहां जाएंगे? इसको बोलेंगे हम कैथोड। ठीक है, क्योंकि ये धनात्मक हो गया। ठीक है, देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा है, इसको एनोड पढ़ा है, तो इसका मतलब ये होता है जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, और जिस पर अपचयन की क्रिया होगी, ठीक है, रिडक्शन की क्रिया होगी, उसको बोलेंगे हम कैथोड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए एनोड से होते हुए कैथोड की हो जाएंगे। और विद्युत धारा की दिशा हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, तो विद्युत धारा की दिशा कहां से कहां होगी? कैथोड से एनोड की ओर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वोल्टाइक सेल हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज आपको याद रखना है? सबसे पहली चीज, जो जिंक होता है उस जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है जिसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, वो होता है एनोड का कार्य करता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाया जाता है जो कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, ZnSO4 में क्रिया होने पर Zn2 प्लस ये क्या होता है? विलयन मिल जाता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को ये मुक्त कर देता है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उठ के कहाँ जाते हैं? कैथोड की तरफ जाते हैं। और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, तो धारा की दिशा इस प्रकार से होगी। ठीक है, धारा की दिशा होगी। जो हमारा एनोड होगा उस पर कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। ठीक है, और जो कैथोड होगा उस पर अपचयन की
क्रिया होती है, इसी को हम बोलते हैं वोल्टाइक सेल। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब द्वितीयक सेल के बारे में। देखिए जो प्राथमिक सेल थे उनका उपयोग यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको एक बार जब वो चार्ज हो जाते हैं उसके बाद दोबारा अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन द्वितीयक सेल में क्या होता है, इनको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा भी इनको चार्ज कर लिया जाता है। तो द्वितीयक सेल में मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा लेड एसिड सेल। ठीक है, देखिए लेड एसिड सेल एक ऐसी बैटरी होती है जिसका उपयोग सबसे अधिक हम लोग करते हैं वर्तमान में। ठीक है, आपके घरों में जो इन्वर्टर्स होते हैं, बैटरी जो कार्स में जो बैटरी होती है उसमें यही वाली बैटरी, यही वाला सेल होता है द्वितीयक सेल, लेड एसिड सेल। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, ये कई प्रकार के समूहों में होते हैं। ठीक है, आपने अगर पावर स्टेशन आप भी गए हो या आपने ड्यूटी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें जो सेल्स रखे हुए हैं वो क्या है, वो यही है, वो लेड एसिड सेल ही होते हैं। ठीक है, उसमें कई प्रकार की अंदर क्या होता है, प्लेट्स होती हैं। ठीक है, उसमें H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उसमें विलयन होता है। ठीक है, और ये देखिए सीरीज समांतर में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक पूरा एक ग्रुप होता है इनका। ठीक है, इस प्रकार से एक ग्रुप होता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ प्लस 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 माइनस 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 माइनस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 सेल तो जो है मेरे धनात्मक सिरे हैं। ठीक है, और 7 सेल आपको दिख रहे होंगे ऋणात्मक, यानी कि इसमें क्या होता है, जो ऋणात्मक सिरा होता है वो धन सिरे से एक अधिक ही रखा जाता है ताकि जो सेल होता है वो दोनों तरफ से कार्य कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, वो जो बैटरी होती है उसमें ये H2SO4 का विलयन होता है। इसको जब चार्ज किया जाता है, ठीक है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, यहाँ पर जो रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, SO4 2-, इसके कारण इसमें विद्युत रासायनिक ऊर्जा एकत्र हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा जिंक का, ये जिंक और कॉपर, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होकर के कॉपर की छड़ के ऊपर जाते हैं, ये ऋणात्मक चार्ज होता है, ये धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया, इसमें जब डिस्चार्ज होता है दोबारा से फिर ये इसकी जब ऊर्जा खत्म होती है फिर इसको जब चार्ज किया जाता है तो इसमें फिर से हाइड्रोजन सल्फेट का जो विलयन होता है वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन आयनों में विभक्त हो जाता है। इसके बाद में फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो लेड एसिड सेल में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये होती है कि आपने इसकी बनावट देखी होगी, इसमें क्या होता है, छिद्र युक्त ऊपर कैप होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती है उसके कारण जो गैस उत्पन्न होती है वो गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोड रखे होते हैं इनके नीचे गुटके रखे होते हैं यहाँ पर, जिससे कि ये क्या होता है, इस पात्र से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए होते हैं। ठीक है, जो नीचे जो प्लेट्स लगी होती हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए उनको इंसुलेटेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेड एसिड सेल। इनमें देखिए सेलों में प्राथमिक सेल में हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेल था गैल्वेनिक सेल या जो वोल्टाइक सेल मैंने आपको बताया वो इंपोर्टेंट था। ये लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल में इंपोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं कौन कौन सा विलयन किस में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसकी क्षमता क्या होती है या इसका जो विद्युत अपग्रहण होता है वो किस प्रकार से होता है, और इसमें जो सेल्स होते हैं उनकी संख्या कैसी होती है। देखिए इसमें जो वो होती है कौन सी अभाज्य संख्या, 11 13, ठीक है, 15 होगी, 17 होगी, 19 होगी, 21 होगी, इस प्रकार से 23 होगी, जैसे इस प्रकार से होती है। कोई भी सम समान सम संख्या में नहीं होता, 10 20 30 इस प्रकार से नहीं होता है, विषम संख्याओं में सेलों को यहाँ पर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेड एसिड सेल। चलिए अब इसमें थोड़ा हम आगे देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ चीजें रह गई हैं हमारी उनके बारे में। अब इनका संयोजन भी पढ़ लेते हैं, हमको किस प्रकार से इसको संयोजित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं श्रेणी को से, जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग किस प्रकार से की जाती है, उनका समूहन किस प्रकार से किया, यानी कि जैसे हमने सीरीज का पढ़ा था, जैसे प्रतिरोध का पढ़ा था हमने, प्रेरकत्व का पढ़ा, कैपेसिटर का पढ़ा कि उनको श्रेणी समांतर मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। इसी प्रकार इन सेलों का भी है, इनको कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं हम, कितने प्रकार से इनकी ग्रुपिंग की जाती है, इनकी भी 3 प्रकार से ही ग्रुपिंग की जाती है। देखिए सबसे पहला तो इसको क्या है, सीरीज में जोड़ दो आप, सीरीज श्रेणी में जोड़ दो। दूसरा इनको जोड़ा जाता है समांतर ग्रुप में, ठीक है, समांतर श्रेणी में जोड़ दो। तीसरा इनको मिश्रित क्रम में भी जोड़ा जाता है, ठीक है, मिश्रित क्रम में। तो देखिए अलग अलग लोड के हिसाब से कहाँ हमें अधिक विद्युत धारा चाहिए, कहाँ पर हमें अधिक विद्युत वाहक बल चाहिए और कहाँ पर हमें दोनों ही चाहिए, उसके हिसाब से इनको समान संख्या में
इनको जोड़ा जाता है, इसी को बोलते हैं हम ग्रुपिंग। ठीक है, जैसे जो आपकी जो जैसे मान के चलिए आपका इन्वर्टर है, जो आपका जो इन्वर्टर है वो सेल नहीं है, वो एक बैटरी है, यानी कि उसमें कितने सेल हैं, जैसे मान के लिए 10 सेल हैं, तो उन 10 सेलों को जोड़ करके उस बैटरी को तैयार किया जाता है, तो उनको सीरीज क्रम में जोड़ा है कि मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए जैसे हमारे घर हैं, तो हमारे घर में हमें क्या होता है, समान विद्युत वाहक बल चाहिए होता है, ईएमएफ जो वोल्टेज होता है वो हमें समान चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, सीरीज श्रेणी वहां पे उपयोग करते हैं। चले देखिए अपन समझते हैं सीरीज श्रेणी क्या होता है। देखिए यहाँ पर 3 श्रेणियों के में जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सीरीज श्रेणी की। ठीक है, जो हमारा सीरीज ग्रुप होता है। ठीक है, श्रेणी, सबसे पहले हम श्रेणी समूहन की बात करते हैं। देखिए श्रेणी समूहन में क्या होता है कि जो बैटरी है, ठीक है, जो बैटरी का एक ऋण सिरा दूसरी बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, दूसरी बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है। बैटरी से मान के चलिए ये सेल है, ये सेल फर्स्ट है, ये सेल सेकंड है, ये सेल 3 है। तो यहाँ पर देखिए किसी बैटरी का या सेल का एक ऋण सिरा दूसरी बैटरी के या दूसरे सेल के धन सिरे से, और तीसरी बैटरी का ऋण सिरा दूसरी बैटरी का ऋण सिरा तीसरी बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है। इसको बोलते हैं हम सेलों का समूहन। कौन सा, श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर हमें अधिक जहां पर अधिक ईएमएफ की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है, अधिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जहां पर हमें अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहां पर इस श्रेणी समूहन में इन सेलों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए अपन डिनोट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर मान इसका जो टोटल ईएमएफ होता है, किसका, इस श्रेणी समूहन का टोटल जो ईएमएफ होता है, अगर इनका विद्युत वाहक बल समान है तो इनका टोटल ईएमएफ कितना होगा, एन ई सॉरी, टोटल कितना होगा, एन हो गया यहाँ पर क्या, सेलों की संख्या, क्या हो गई, संख्या किसकी, सेलों की, और ई क्या हो गया मेरा, ईएमएफ। ठीक है, ये तो हो गया, ये क्या हो गया मेरा, इसको वी भी कह सकते हो आप। देखिए अपन ने वी भी पढ़ा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ क्या होगा, टोटल सेलों की संख्या और उसके ईएमएफ को गुणनफल क्या होता है, टोटल ईएमएफ होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध को हम एन आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन आर से डिनोट करते हैं, सॉरी यहाँ पे आर टी होगा, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, आर टी। तो यहाँ पर टोटल प्रतिरोध कितना होगा इसका, एन आर। ठीक, क्योंकि ईएमएफ समान है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एन आर होगा, ये स्मॉल आर देता हूं मैं यहाँ पे, एन आर। अब यहाँ पर अगर विद्युत धारा की मुझे गणना करना हो तो V इक्वल टू आई आर होता है ना, विद्युत धारा की गणना करूंगा तो V बाय आर हो जाएगा। V की जगह क्या है मेरा, E का मान कितना है, एन ई बटे आई आर कितना है यहाँ पर, एन आर ये आंतरिक प्रतिरोध प्लस ये हो गया मेरा लोड का प्रतिरोध। तो अगर क्वेश्चन अगर पूछ ले कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा की गणना करने का सूत्र है, तो सूत्र कौन सा है, ये आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये होता है लोड का प्रतिरोध। क्या होता है, लोड का प्रतिरोध। बाकी ये आपको मैं बताया। ठीक है, ये हो गया इसका आंतरिक प्रतिरोध। क्या हो गया, कुल आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, एन आर क्या हो गया, स्मॉल आर क्या होता है, टोटल आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो सूत्र हो गया मेरा आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अब यहाँ पर देखिए इस सूत्र के माध्यम से आपको कुछ भी दो चीजों का मान दे दे, तीसरी चीज का मान निकालने को बोल दे, या तीन चीजों का मान दे दे, आई धारा का मान निकालने को बोल दे, तो आप आराम से इस सूत्र में मान रख करके इस चीज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेलों के समूहन में हमने बात की श्रेणी क्रम समूहन की। तो श्रेणी क्रम समूहन में आपको पता है, मैं आपको बता दिया कि जहां पे अधिक ईएमएफ की आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, अधिक ईएमएफ की आवश्यकता होती है, वहां पर इस समूहन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए अगर टोटल जो विद्युत वाहक बल है वो कुल विद्युत वाहक बल के बराबर है, उसके बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर है, तो उसको हम ET इक्वल टू एन ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहला तो आपका ये हो गया। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा हो गया उसका आंतरिक प्रतिरोध टोटल क्या होगा, एनआर होगा, दूसरा हो गया। अब मुझे धारा की गणना करनी है कि यह कितनी धारा निकाल रहा है, तो उसके लिए मैं V इक्वल टू आई आर से V बाय आर, मेरा आई इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर। V की जगह मेरा ET है। ठीक है, ET का मान N ही है तो मैंने N ही रख दिया। R का मान है NR प्लस R, क्योंकि इसका बाहरी प्रतिरोध, लोड का प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों को जोड़कर ही टोटल प्रतिरोध कहलाता है। तो ये हो गया सेलों का श्रेणी क्रम। बात करते हैं हम सेलों के समांतर समूहन की।
देखिए समांतर समूहन, हम सीधी सी बात है जो हमने श्रेणी समांतर पढ़े हुए हैं, चित्र सभी के सेम बनेंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे एक ही इसका धन सिरा ऋण सिरा, ये सेल दूसरा का धन सिरा ये ऋण सिरा। देखिए जो धन सिरा होता है वो बड़ा होता है, ऋण सिरे को हम छोटे उससे डिनोट करते हैं। ये भी आपको छोटी बेसिक चीज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा होता है दूसरे से। तो ये धन सिरा ये धन सिरा ये धन ये ऋण ऋण ऋण, ठीक है। इनको सबको क्या करते हैं हम, एक उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। तो देखिए कुल मिला के क्या हो गया, यहाँ पर ये E1 E2 E3, सॉरी E1 E2 E3 नहीं करेंगे क्योंकि ये मान के लिए सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है। तो देखिए सेलों में यहाँ पर सभी सेलों के धन सिरे, जहां पर सभी सेलों के धन सिरे किसी एक बिंदु पर और उनके ऋण सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम समूहन कहलाता है, ठीक है। जहां पर सभी सिरे एक सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु पर और ऋण सिरे एक बिंदु पर जुड़े हो, दूसरे बिंदु पर जुड़े हो एक साथ, तो उसको हम कहते हैं समांतर क्रम समूहन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग हम करते हैं जहां पर हमें, देखिए श्रेणी क्रम का उपयोग हमने कहा किया था, जहां पे हमें अधिक विद्युत वाहक बल की आवश्यकता थी। इसका उपयोग हम वहां करेंगे जहां पर हमें अधिक धारा की आवश्यकता हो, अधिक धारा की आवश्यकता हो और अधिक समय के लिए हो। क्या हो, अधिक समय के लिए। सेलों के समांतर समूहन का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें अधिक धारा की आवश्यकता हो और अधिक समय के लिए हमें उसकी आवश्यकता हो, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, समांतर समूहन का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका सूत्र किस प्रकार से होता है, मान के चलिए इन सभी के जो ईएमएफ हैं, ठीक है, इन सभी सेलों के ईएमएफ बराबर हैं, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, E होगा, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में E होगा, ठीक है। तथा इसकी देखो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा N/R, ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में है इसलिए N/R। अब अगर मुझे इसकी धारा की गणना करनी है तो मैं किस प्रकार करूंगा, वही ओम के नियम से I = V/R, V की जगह क्या रखूंगा मैं, E रख दूंगा, E/R की जगह N/R प्लस R। देखिए ये लोड का प्रतिरोध, तो उसमें टोटल प्रतिरोध अगर अपन लेंगे तो लोड का प्रतिरोध तो मुझे लेना ही होगा, तभी जाके मैं इस I की गणना कर सकता हूँ कि कुल कितनी विद्युत धारा इस परिपथ में बह रही। जब लोड से संयोजित होता है तभी तो धारा बहेगी ना, बिना लोड से संयोजित होकर धारा कैसे बहेगी। अगर मान के चलिए कहीं पे मेरे पास बैटरी रखी हुई है, बैटरी है, ठीक है, अब मैं उसको लोड से संयोजित नहीं किया तो उसमें क्या धारा बह रही है, नहीं बह रही है। जैसे ही मैं उसको लोड से संयोजित करूंगा तो उसमें क्या होगा, उस परिपथ में धारा का बहना चालू हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जब मैं धारा की गणना कब कर सकता हूँ, जब ये जो सेल्स होंगे, ये जो बैटरी होगी किसी भी लोड से संयोजित होगी। अब ये लोड से संयोजित होगी तो लोड का प्रतिरोध भी इसमें जोड़ा जाएगा, अगर आई का मान में निकालना है तो, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, एक तो ये सूत्र हो गया इसका, इस प्रकार से कर सकते हैं, या इसको अपन सोल्व भी कर लो। I = यहाँ पर एलसीएम आ गया मेरा R, ठीक है, और यहाँ पर हो गया RE हो गया ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया N/R, ठीक है। यहाँ पर ये R/N है, सॉरी R/N, ठीक है, ये गलत हो गया, R/N, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो R/N होगा। तो यहाँ पर देखिए NE/R प्लस RNR, ठीक है, ये भी इसका सूत्र होगा अगर हम धारा का मान निकालेंगे तो। यहाँ पर आप ध्यान रखना, इस समांतर समूहन का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर हमें अधिक मान की धारा, अधिक विद्युत धारा की आवश्यकता हो और अधिक समय के लिए आवश्यकता हो। इन सेलों में जो इनके धन सिरे होते हैं वो एक बिंदु पर जुड़े होते हैं और जो ऋणात्मक सिरे होते हैं, जो माइनस पॉइंट होता है, वो एक सिरे पर जुड़ा होता है। इसके लिए अगर टोटल ईएमएफ बराबर है सभी के, तो E आंतरिक प्रतिरोध NR R/N, ठीक है, और I V/R से E की जगह E रख दिया मैंने, R की जगह R/N प्लस R रख दिया। इसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, या इसको हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा N चला जाएगा ऊपर, NE/R प्लस NR, ये सूत्र भी इसका होता है, ठीक है। तो आपको देखो श्रेणी का बता दिया मैंने, श्रेणी का उपयोग कहाँ होता है, जहां पर यहाँ पर अधिक ईएमएफ की आवश्यकता होती है वहां पर श्रेणी क्रम संयोजन, जहां पर अधिक धारा की आवश्यकता होती है, अधिक समय के लिए आवश्यकता होती है, वहां पर समांतर समूहन। अब हम बात करते हैं मिश्रित क्रम समूहन की। तो मिश्रित संयोजन में आपको बता रहा हूँ, मिश्रित संयोजन इस प्रकार से होता है। देखिए जहां पर मैंने, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्यों बनाया था, क्योंकि मुझे वहां पर अधिक ईएमएफ की आवश्यकता पड़ रही थी। किसकी, अधिक ईएमएफ की आवश्यकता पड़ रही थी। मैंने समांतर क्रम समूहन क्यों बनाया था, क्योंकि मुझे वहां पर अधिक धारा की आवश्यकता पड़ रही थी। अब मुझे इन दोनों की ही आवश्यकता है,
ठीक है। अब मुझे इन दोनों की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस मिश्रित क्रम संयोजन के माध्यम से मैं अधिक अधिक विद्युत वाहक बल, ठीक है, ईएमएफ और अधिक धारा इससे मैं प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि ये श्रेणी और समांतर दोनों में ही काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुल मिला के मैंने आपको परिभाषा इसकी बता दी। जहां पर मुझे अधिक विद्युत वाहक बल और अधिक धारा की आवश्यकता होगी, वहां पर मैं सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन का प्रयोग करूंगा। देखिए अब इसमें अपन बात कर लेते हैं इसके ईएमएफ की। ठीक है, ईएमएफ अगर मान के चलिए सभी सेलों का समान है, देखिए ई लिखा हुआ है मैंने, सभी का अगर समान है तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ कितना होगा, ई होगा सेलों की संख्या के आधार पर एन ई। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है मेरा वो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध जो टोटल आंतरिक प्रतिरोध होगा वो होगा मेरा एन आर अपॉन एम। देखिए एम क्या होता है, एम जो ये श्रेणी का समूहन है ना, इन समूहन को हम एम से डिनोट करते हैं। ये जो देखिए एक समूहन तो ये हो गया मेरा, ठीक है, एक समूहन ये हो गया, तो टोटल मेरा हो गया एम समूहन। ठीक है, और धारा का मान हम कैसे निकालेंगे, वही ओम के नियम से, आई इक्वल टू वी अपन आर। वी की जगह क्या है, एन ई है, आर की जगह क्या है, एन आर अपॉन एम प्लस आर। ठीक है, इसको हम और भी सोल्व कर सकते हैं। ये धारा निकाल लेंगे हम यहाँ पर इसकी। ठीक है, इसको हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, देखिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर अपॉन एम हो गया। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। ये इसका धारा निकालने का सूत्र भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, जहां पर अधिक धारा और अधिक वोल्टेज दोनों की आवश्यकता हो, वहां पर हम मिश्रित क्रम संयोजन प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका सूत्र ये है इस प्रकार से, टोटल ईएमएफ एटी इज इक्वल टू एन ई, टोटल आंतरिक प्रतिरोध हो गया एन आर अपॉन एम, एम हो गया जो संयोजन यहाँ पर मैंने किया है, ये ग्रुपिंग की है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर एम। ठीक है, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस एम प्लस आर, ये इसका टोटल धारा निकालना है। अगर हमें क्या निकालना है, धारा निकालना है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार से, तो ये हमारा इसका सूत्र निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेलों का समूहन। अब हम थोड़ा सा बैटरी से संबंधित कुछ पदों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने विद्युत धारा के पदों के बारे में पढ़ा, चुंबकीय पदों के बारे में पढ़ा, प्रेरक के पदों के बारे में पढ़ा। बैटरी की देखिए सबसे पहले बैटरी के पदों में हम बैटरी की क्षमता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बैटरी की क्षमता का सूत्र क्या होता है, मेन सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है कि बैटरी की क्षमता क्या है। क्षमता का मतलब ये हो गया कि वहां कितने एम्पीयर की धारा कितने देर तक के लिए हमें दे रही है। ठीक है, तो देखिए बैटरी की जो क्षमता होती है उसको हम नापते हैं, क्षमता को एम्पियर आवर में। क्या नापते हैं, एम्पियर आवर, या किसमें, एम्पियर घंटा। ठीक है, एम्पियर आवर में इसको नापा जाता है। ठीक है, बैटरी की जो क्षमता होती है वो काय में नापते हैं हम, एम्पियर आवर में। देखिए अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ एक पद और है, ये आपको सूत्र हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पियर घंटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके संबंधित एक पद है कि पूर्ण क्षमता क्या होती है। देखिए बैटरी की क्षमता में एक आती है पूर्ण क्षमता। ठीक है, पूर्ण क्षमता का मतलब ये होता है जब कोई बैटरी को हम क्या करते हैं, फुल चार्ज कर लेते हैं। क्या करते हैं, फुल चार्ज करते हैं, और उसके फुल डिस्चार्ज होने तक, फुल चार्ज से लेके फुल डिस्चार्ज तक की जो क्षमता नापी जाती है, इसके बीच में जो उसकी क्षमता मापी जाती है वो होती है उसकी पूर्ण क्षमता। वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये जो पूर्ण क्षमता है ये एक व्यवहारिक क्षमता नहीं होती है, ऐसी एक आभासी क्षमता है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए बैटरी पूरी तरह से अगर डिस्चार्ज एक बार हो गई, पूरी तरह से डिस्चार्ज अगर हो गई तो उसको चार्ज करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए इसको ये मान के चलिए ये एक प्रकार से व्यवहारिक चीज नहीं है पूर्ण क्षमता। ठीक है, इसीलिए उसको हमेशा सामान्य क्षमता में ही नापा जाता है। क्षमता दो प्रकार की, एक पूर्ण क्षमता हो गई, एक हो गई मेरी कौन सी, सामान्य क्षमता। देखिए सामान्य क्षमता का मतलब क्या होता है, देखिए ये व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि पूरी डिस्चार्ज नहीं होती है बैटरी। अगर पूरी डिस्चार्ज हो गई तो उसकी क्षमता को हम नाप नहीं सकते, इसीलिए उसकी एक दर फिक्स कर दी जाती है। देखिए सामान्य क्षमता का मतलब ये होता है जब किसी बैटरी को फुल चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, फुल चार्ज कर दिया जाता है और उसको 1.8 वोल्ट प्रति सेल, ठीक है, फुल चार्ज हो गई। ठीक है, और प्रति सेल डिस्चार्ज होने तक, ठीक है, 1.8 वोल्ट प्रति सेल डिस्चार्ज होने के बीच में नापी गई क्षमता उसकी सामान्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, सामान्य क्षमता कहलाती है। देखिए इसको किस प्रकार डिनोट करेंगे हम, इसको इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे
कि मान के चलिए किसी बैटरी की क्षमता कितनी है, 72 एम्पियर प्रति घंटा है, 72 एम्पियर प्रति घंटा है, 72 एम्पियर घंटा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 1 घंटे में 72 एम्पियर देगी, नहीं, यहाँ हमें 10 घंटे तक 7.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रदान करेगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 72 एम्पियर घंटे का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे तक 72 एम्पियर देगी, नहीं, वो हमें 10 घंटे तक 7.2 एम्पियर की विद्युत धारा हमें देगी। ठीक है, 72/10, 7.2 एम्पियर प्रति 10 घंटे। कितने घंटे? 10 घंटे। 7.2 एम्पियर प्रति 10 घंटे के हिसाब से हमें वो विद्युत धारा या आवेश वहां से ये इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रवाहित करेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। पूर्ण क्षमता क्या होती है? पूर्ण क्षमता ये होती है जो फुल चार्ज बैटरी होती है और जो फुल डिस्चार्ज बैटरी होती है उसके बीच में नापी गई क्षमता उसकी पूर्ण क्षमता कहलाती है। यह एक प्रकार से व्यवहारिक नहीं होती क्योंकि ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम उसकी सामान्य क्षमता 1.8 वोल्ट प्रति सेल डिस्चार्ज होने तथा उसके फुल चार्ज और ये डिस्चार्ज होने तक के बीच की नापी गई जो हमारी क्षमता होती है सेल की, बैटरी की, उसको हम कहते हैं सामान्य क्षमता। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी बैटरी की दक्षता कितनी है, किसी बैटरी की मान लीजिए क्षमता है 72 एम्पियर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 घंटे तक 72 एम्पियर देगी, वो हमें 7.2 एम्पियर प्रति 10 घंटे, मतलब यानी कि 10 घंटे तक कितनी देगी? 7.2 एम्पियर की हमें विद्युत धारा वो प्रदान करेगी। तो ये होती है बैटरी की। देखिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात हो गई बैटरी की क्षमता के बारे में। ठीक है, क्षमता अलग चीज है, दक्षता अलग चीज है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे दक्षता के बारे में। देखिए बैटरी की दक्षता को हम 2 प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, एक तो उसके हम जो एम्पियर होता है उसके हिसाब से और एक वाट के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए एम्पियर की जो दक्षता होती है वो होती है 2 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है, देखिए सबसे पहला आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला होता है उसका एम्पियर घंटा दक्षता। ठीक है, एम्पियर घंटा दक्षता। ठीक है, दूसरी होती है उसकी वाट घंटा दक्षता। ठीक है, ये 2 प्रकार की दक्षता होती है। देखिए एम्पियर वाट दक्षता को हम दर्शाते हैं ईटा ए एच परसेंट से, इसको दर्शाते हैं हम ईटा डब्ल्यू एच परसेंट से। देखिए इसका सूत्र क्या होता है? एम्पियर घंटा दक्षता, इसको सूत्र होता है, देखिए डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटा। ठीक है, क्या होता है? डिस्चार्जिंग एम्पियर इंटू डिस्चार्जिंग घंटा बटे चार्जिंग एम्पियर इंटू चार्जिंग घंटा। ठीक है, इंटू 100, ये इसकी दक्षता हो गई। ठीक है, इसकी दक्षता होती है डिस्चार्जिंग वाट इंटू डिस्चार्जिंग घंटा। ठीक है, बटे में चार्जिंग वाट इंटू चार्जिंग घंटा इंटू 100। कुल मिलाकर जो वाट घंटा दक्षता है और एम्पियर घंटा दक्षता है, इसमें सिर्फ एम्पियर घंटे का अंतर है, बाकी सब सेम ही है। डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटा बटे चार्जिंग एम्पियर घंटा। ठीक है, वाट घंटा दक्षता डिस्चार्जिंग वाट घंटा बटे चार्जिंग वाट घंटा। अब देखिए इसको हम सूत्र के हिसाब से किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए जो एम्पियर वाट घंटा होगा, देखिए एम्पियर मतलब आई, वाट घंटा हो गया मतलब यहाँ पर देखिए जो टाइमिंग हो गया उसका, ठीक है, डी, जो टाइमिंग हो गया वो अपन देखेंगे यहाँ पर। देखिए एम्पियर को हम कैसे नापते हैं? आई डी, क्योंकि डी इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिस्चार्जिंग के बारे में पूछा है। ठीक है, डिस्चार्जिंग हो गया एम्पियर घंटा इंटू क्या होगा यहाँ पर? देखिए आई डी हो गया, यहाँ पर घंटे को जो घंटा होता है उसको एच में एच डी। ठीक है, आई डी इंटू एच डी, यानी कि जो ये डिस्चार्जिंग एम्पियर और डिस्चार्जिंग घंटे, ठीक है, बटे में चार्जिंग एम्पियर इंटू चार्जिंग घंटे के अनुपात को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर इसकी दक्षता कहा जाता है। ठीक है, ईटा ए एच परसेंट इजिकल टू। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा? एम्पियर घंटा दक्षता का सूत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वाट घंटे का सूत्र किस प्रकार से होगा? नीटा डब्ल्यू एच परसेंट हो गया। डिस्चार्जिंग वाट घंटा, देखिए डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है? वी इंटू आई होता है। ठीक है, तो वाट की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर?
W इंटू आई, यानी कि डिस्चार्जिंग VD इंटू ID, ठीक है, इंटू डिस्चार्जिंग घंटा यानी कि HD, ठीक है, HD हो गया। और नीचे क्या रखेंगे हम, चार्जिंग वाट। देखिए वाट दिया है, वाट इजिकल टू V इंटू आई होता है, तो VC/IC कर दें, VC इंटू IC इंटू HC इंटू में 100। ये हो गया मेरा कौन सा, एम्पियर वाट घंटे का सूत्र। ये हो गया मेरा वाट घंटा, जो वाट घंटा दक्षता का सूत्र हो गया। इन सूत्रों में मान रख करके हम किसी भी बैटरी की दक्षता यहाँ पर निकाल सकते हैं, कितनी देर में, कितने घंटे में वो डिस्चार्ज हो रही है, कितने घंटे में चार्ज हो रही है। तो डिस्चार्जिंग, कुल मिला के डिस्चार्जिंग बटे चार्जिंग, ठीक है, का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा बैटरी की दक्षता कहलाता है। अब वहां डिस्चार्जिंग एम्पियर के हिसाब से ले रहे हैं हम कि वाट के हिसाब से ले रहे हैं, वो अपने के ऊपर, जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वाट में दे रहा है कि हमें एम्पियर में दे रहा है। तो यहाँ पर एम्पियर घंटा दक्षता, वाट घंटा दक्षता, दो प्रकार की दक्षता होती है, ठीक है, जिसमें हम इन सूत्रों में मान रख करके इसका मान निकाल सकते हैं। ID/HD अपॉन IC/HC इंटू 100, ये ठीक है, डिस्चार्जिंग बटे चार्जिंग, VD/ID, क्योंकि ये टोटल मिला के क्या बनता है, W बनता है, ठीक है, क्योंकि वाट की बात हो रही है यहाँ पर, ये मिला के W बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग W हो गया, यहाँ पर चार्जिंग W हो गया, W इजिकल टू V इंटू आई हो गया, तो उसकी जगह अपन ने ये मान रख दी है समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, बैटरी की दक्षता। तो दोस्तों इस चैप्टर में यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि जिसमें इस चैप्टर में ऐसी कई चीजें हैं जो हमें पढ़ने योग्य तो नहीं है, उनको पढ़ना तो चाहिए, लेकिन जो एग्जाम में अधिकतर आती है वो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। तो इन दोनों वीडियोस को, ये पार्ट 2 को और पार्ट 1 को आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। इसके बाद में मैं इसका एक जो प्रश्नोत्तरी है वो भी अपलोड करूंगा, जिसमें मुख्य मुख्य जो प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने वाले हैं उनसे संबंधित हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।